और जहाँ पर भी वो पैर रखता वहाँ पर खून ही खून हो जाता, खून के छींटे ही छींटे हो जाते हैं। अगर वो लेटा रहता तब भी जो है हेलो दोस्तों, सो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है बदला। बदला लेने के लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, या फिर ये बोला जाए कि अब बदला सिर्फ और सिर्फ इंसान ही ले सकते हैं, या फिर कोई आत्मा भी बदला लेने के लिए वापस आ सकती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये यूपी के सरसपुर सिकोहाबाद से है, और जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ उनका नाम है कुशल। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कुशल ने बताया कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पर एक छोटा सा दाना था। जब उनके घर वालों ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने इस बात को ये सोचकर टाल दिया कि नवजात शिशु है, और नवजात शिशुओं में जो है ये प्रॉब्लम होती है, छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम निकल आती है जो टाइम के साथ साथ जो है ठीक हो जाती है। तो कुशल के घर वालों ने भी यही सोचा कि टाइम के साथ जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने इग्नोर करी। जब कुशल की उम्र 2 से 3 महीने की हुई तो जो एक छोटा सा मकई के दाने के बराबर एक छोटा सा दाना था कुशल के बैक पे, वो दाना अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, एक मटर के दाने के बराबर उसका साइज़ हो गया था। कुशल के घर वालों ने फिर यही चीज़ सोची कि टाइम के साथ साथ जो है जैसे इसकी बॉडी ग्रो होगी तो ये दाना भी जो है अपने आप जो है एडजस्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसी बॉडी की ग्रो होती जाएगी तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सोच के भी उन्होंने इग्नोर मार दी। जब कुशल की उम्र 6 से 7 महीने की हुई तो वो एक जो मटर के दाने के बराबर जो कुशल के बैक पर दाना था वो अब एक नींबू के बराबर का साइज़ ले चुका था, यानी वो दाना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो कुशल के पड़ोस में ही कोई रहते थे, तो उन्होंने उनके घर वालों को सलाह दी कि देखिए आप इतनी लापरवाही मत कीजिए, बच्चे को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक काम कीजिए, आगरा में जाकर जो आगरा का सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर एक बार इसका टेस्ट करवाइए, ताकि अगर इसको कोई बड़ी प्रॉब्लम आगे होनी हो तो वो अभी रुक जाए और आगे इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर उस प्रॉब्लम को हम यहीं पर ही रोक लें। तो कुशल के घर वाले इस गंभीरता को समझते हैं और वो आगरा आ जाते हैं। वहाँ पर वो एक डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करते हैं और डॉक्टर उनके सामने बताते हैं कि आपके बेटे को जो है, जो ये कोई नॉर्मल गांठ नहीं है, ये ट्यूमर है कैंसर का, यानी वो जो गांठ है वो कैंसर की है। तो कुशल के घर वाले घबरा जाते हैं कि बच्चे को इतनी सी उम्र में कैंसर हो गया, इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो डॉक्टर उनको समझाते हैं कि देखिए आप घबराइए मत, ये जो ट्यूमर है ये इजीली ऑपरेशन के थ्रू निकल सकता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऑपरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो कुशल के घर वाले बोलते हैं कि ठीक है डॉक्टर, आप इसका जो है ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर कुशल के घर वालों को समझाते हैं कि देखिए अभी बच्चे की उम्र सिर्फ 5 से 6 महीने की है, अगर इस समय हम ऑपरेशन करते हैं तो बच्चे को और कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कोई नस दब सकती है, क्योंकि बच्चे का भी नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने बड़े ऑपरेशन को झेल ले। तो हम जो इसका ऑपरेशन होगा वो जब ये 8 साल का हो जाएगा तभी कर पाएंगे, उससे पहले हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप 8 साल बाद आइए और 8 साल बाद जो है हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। कुशल के घर वाले ये बात सुनकर वापस आ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब। जब कुशल की उम्र 8 साल की होती है तो कुशल जो है लंगड़ा कर चलने लगता है, क्योंकि जो उसका जो ट्यूमर का साइज़ था वो अब काफ़ी बड़ा हो चुका था, और उसके वजह से कोई ना कोई नस जो है रीढ़ की हड्डी की दब गई थी, जिसके वजह से वो सही से चलने की हालत में नहीं थे या फिर सीधे नहीं चल पाते थे। एक पैर उनका हमेशा टेढ़ा ही रहता था जब वो चलते थे। ये चीज़ देखकर उसके घर वाले उसको जो है वापस से उसी डॉक्टर के पास ले आए और सारी चीज़ें बताई कि डॉक्टर साहब 8 साल पहले हम आपके पास आए थे और आपने बोला था कि अभी हम इसका जो है ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो जब 8 साल का हो जाएगा तो ऑपरेशन हम इसका कर देंगे। तो अभी 8 साल का हो गया तो आप इसका जो है ऑपरेशन कर दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। डॉक्टर सारे टेस्ट वगैरह करते हैं कुशल के और ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। कुछ टाइम बाद कुशल का ऑपरेशन हो जाता है और वो वापस से घर पर आ जाता है। कुशल के घर वालों को डॉक्टर बताते हैं कि कुशल को रिकवर होने में करीबन 25 से 30 दिन का टाइम लगेगा, तो आप जो है 25 से 30 दिन इसका अच्छे से ख्याल रखिए। 25 से 30 दिन बीतते हैं, कुशल का घाव जो है काफ़ी ठीक हो चुका था।
थोड़े टाइम बाद घाव रिकवर होने के 4-5 दिन बाद एक अजीब सी इंसिडेंट जो है कुशल के साथ होने लगा कि कुशल जहाँ पर भी पैर रखता वहाँ पर ब्लड हो जाता। जब वो नीचे देखता तो कुशल के पैर में एक छोटा सा घाव था जो धीरे धीरे करके बड़ा होते जा रहा था। कुशल के घर वाले भी हैरान थे कि ऐसा ये कहीं बाहर जाता भी नहीं, कहीं बाहर चोट लग गई हो और ये घर में ही रहता है, तो इसको ये चोट कहाँ से लगी। टाइम के साथ साथ वो चोट बढ़ती जाती और जहाँ पर भी वो पैर रखता वहाँ पर खून ही खून हो जाता, खून के छींटे ही छींटे हो जाते। अगर वो लेटा रहता तब भी जो है खून धीरे धीरे करके निकलता रहता। सबसे अजीब बात ये थी कि जब कुशल जमीन पर पैर रखता और वहाँ पे जो उसका ब्लड फैल जाता, उस ब्लड के आसपास जो है बहुत सारी चींटियाँ कहीं से भी आ जाती, नोवेयर कहीं से। लाइक अगर वो एक जगह पर पैर रखेगा तो वहाँ पर जो है चींटियाँ मंडराना स्टार्ट हो जाएंगी। कुशल के घर वालों ने सोचा कि शायद इसको डायबिटीज़ है, तो शायद उसका डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड मीठा होने की वजह से चींटियाँ उसके ब्लड के पास आ रही है, तो इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर करा। एक दिन जब कुशल लेटा हुआ था तो बहुत सारी चींटियाँ उसके पैर पर आकर उसी जख्म को खरोदने लगी, जिससे कुशल बहुत तेज चीख कर उठा, चिल्लाया। उसके घर वाले उसके पास पहुंचे तो देखा तो उसके पूरे पैर पर चींटियाँ ही चींटियाँ थी। उनके घर वालों ने उसके पैर को साफ करा और उसको अपने पास सुला लिया। कुछ टाइम बाद कुशल अपने भाई के साथ सो रहा था, उसके बड़े भाई का नाम ऋषभ है, ऋषभ के साथ सो रहा था। तो अचानक से रात को ऋषभ की आंख खुलती है और वो देखता है कि कुशल वहां पर नहीं है। अब मैं बता दूं, जिस कमरे में वो सो रहे थे उस कमरे से एक खिड़की थी और उस खिड़की से उनके घर का बरामदा साफ साफ दिखता था। तो कुशल का भाई उस खिड़की से देखता है तो कुशल वहां पर बरामदे में खड़ा हुआ था और एक टक एक जगह देखे जा रहा था। तो ये चीज़ सोचकर ऋषभ बड़ा हैरान हुआ कि रात को इतने टाइम कर क्या रहा है। तो ऋषभ गया उसके पास, कुशल के पास बरामदे में। जैसे ही ऋषभ ने कुशल के कंधे पर हाथ रखा, कुशल एकदम से झटके से बेहोश हो गया। ये चीज़ देखकर ऋषभ जो है काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसको गोदे में उठाकर अंदर कमरे में ले आया। ये चीज़ उसने अपने घर वालों को बताई। तो कुशल को जब होश आया तो उसके घर वालों ने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ था, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो कुशल ने बताया कि पता नहीं मम्मी, अभी जब मैं सो रहा था तो एकदम से बीच में मेरी आँख खुली तो कोई एक बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर दरवाजे पर खड़े हुए थे और मुझे बुला रहे थे, तो मैं चला गया। उन्होंने अपने हाथ यूं करके कुछ जो है पीछे छुपा रखा था। जैसे जैसे वो जाते जा रहे थे मैं वैसे वैसे जाते जा रहा था उनके पीछे पीछे, और जब वो बरामदे में जाकर रुके तो मैं भी वहीं पर ही रुक गया। उसके बाद मुझे याद नहीं, उसके बाद अभी आप लोगों के सामने मैं उठा हूँ। तो उनके घर वालों ने सोचा कि ऐसे ही बच्चा है, वहम वहम हो गया होगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वो वापस से सोने के लिए चले गए। लेकिन ये चीज़ एक छोटे से गांव में जो है एक आग की तरह फैल गई। अब आपको पता है कि गांव कितने ही बड़े होते हैं, एक घर में जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो सबको पता चलती है, लाइक गांव में सबको पता चल जाती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ जाता है। तो उनके पड़ोसी आते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा देखो, भले ही कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन एक बार तुम गति आश्रम चले जाओ, वहाँ पर बड़े पंडित जी से दिखा लो, बच्चे पर कोई ऊपरी साया तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके घर वाले बोलते हैं ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन अभी 2 दिन हमें कुछ काम है तो हम 2 दिन बाद जाएंगे। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि गति आश्रम चले जाना, वो जो भी समस्या होगी गुरुजी बता देंगे और जो है इस बच्चे की जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है हम चले जाएंगे। उसी रात ऋषभ और कुशल सो रहे थे रात को। फिर से ऋषभ की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि इस बार ऋषभ सेम जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ अजीब सी हरकत थी उसकी। उसने देखा कि जो कुशल है उसके शरीर पर चोटों के काफी सारे निशान हैं और उसके जो पैर हैं वो सीधे नहीं, वो टेढ़े हैं। कुशल ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि मेरे भाई को हुआ क्या, और वो तुरंत जाता है कुशल के पास, कुशल को अंदर लेकर आता है कि कुशल तू यहाँ पर कर क्या रहा है। कुशल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां पर कर क्या रहा है, पहुंचा कैसे, और वो तुरंत बेहोश हो गया। जैसे ही ऋषभ ने अपने भाई की ऐसी हालत देखी, अगले दिन उसने घर वालों को बोल दिया कि देखो तुम्हें जब जाना हो तब जाना, लेकिन अपने भाई को मैं अभी लेकर जा रहा हूँ गति आश्रम। कोई और प्रॉब्लम हुई और वो ज्यादा बढ़ गई तो इसको और ज्यादा जो है दिक्कतें हो सकती हैं और मैं ये चीज देख नहीं सकता। तो ऋषभ तुरंत अपने भाई को लेकर गति आश्रम जाता है, वहां पर पंडित जी से मिलता है। पंडित जी उसको बताते हैं कि तुम्हारे भाई के ऊपर एक जो है बुरी आत्मा का छाया है।
ये चीज़ सुनकर ऋषभ के होश उड़ जाते हैं। वो पूछते हैं कि पंडित जी आप मुझे बताइए कि इसको कैसे जो है ठीक किया जाए और लाइक ये जो इसको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाएगी। तो पंडित जी बोलते हैं देखो, जो आत्मा तुम्हारे भाई के ऊपर है उसको निकालने के लिए हमें एक हवन करना पड़ेगा। पंडित जी ऋषभ को सारा सामान बताते हैं कि क्या क्या हवन के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी और वो तुरंत लेकर आता है। जब ऋषभ हवन की सामग्री पंडित जी को देता है तो पंडित जी सारा सेटअप करते हैं कि हवन वगैरह करना है, सारी चीज़ें सारी तैयारी कर लेते हैं और वो ऋषभ को और उनके भाई को आदेश देते हैं कि जितनी बार मैं स्वाहा बोलूँगा उतनी बार आप लोग आहुति डालोगे, जितनी बार मैं मंत्र खत्म करूँगा उतनी बार आहुति आप इस हवन में डालोगे। तो ऋषभ और ऋषभ के भाई कुशल दोनों बोलते हैं ठीक है गुरुजी। बोलते हैं पंडित जी पहला मंत्र पढ़ते हैं, बोलते हैं स्वाहा, तो वो स्वाहा करके जो है जो आहुति है हवन में डाल देते हैं। ऐसे करके दूसरी तीसरी चौथी बार भी आहुति डाल देते हैं। अब जब बात आती है 7वीं बार की, जैसे पंडित जी स्वाहा बोलते हैं तो सारे आहुति जो है हवन में डाल रहे होते हैं, लेकिन जो कुशल है वो उसका हाथ ऐसे कि ऐसा रहता है, वो हवन में सामग्री नहीं डालता है। ऋषभ सोचता है कि छोटा बच्चा है इसलिए नहीं डाल रहा होगा, तो वो जबरदस्ती जो है डलवाने लगता है। तो कुशल जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां पर रखा हुआ कलश का पानी हवन कुंड में डाल देता है और पूरा हवन कुंड जो है बुझ जाता है। जो हवन चल रहा था वो खत्म हो जाता है वहीं पर ही। तो ऋषभ कुशल के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तूने ये क्या किया, तू पागल है, हवन चल रहा था, तेरे ही भलाई के लिए चल रहा था, ये वो फलान ढिमकाना सारी चीज, लेकिन उसको सुनाने लगता है। उतने में पंडित जी बोलते हैं कि रुको ऋषभ, ये तुम्हारा भाई नहीं है। और ये चीज सुनकर ऋषभ जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरा भाई नहीं है तो कौन है। उतने में गुरुजी कुशल से पूछते हैं कि कौन है तू। तो कुशल जो है लाइक गुस्से में, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लाइक फुंकार नहीं मारते, एकदम जोर जोर के सांस लेना, गुस्सा करना कि अभी अगर कोई चीज़ हाथ में आ गई तो जो है वो उठा के बस मार देगा। ऐसी हालत हो गई थी कुशल की। गुरुजी उसको देखते हैं, अच्छा बेटा। गुरुजी उठते हैं और अपनी छड़ी लेकर कुशल के जो है मारना स्टार्ट करते हैं। 6-7 छड़ियाँ जो है तेज तेज के मारते हैं। अब 8 साल के बच्चे को अगर कोई छोटी सी चींटी भी काट ले तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरुजी ने तेज तेज के जो है 6 से 7 छड़ियाँ कुशल को जो है मार दी थी। तब भी कुशल के माथे पर एक सिकन तक नहीं थी। ऋषभ यही देखकर रुका हुआ था कि अगर ये मेरा भाई होता तो ये अभी रोता या कुछ ना कुछ रिएक्ट करता। अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहा है दैट्स मीन ये मेरा भाई नहीं है। इसलिए ऋषभ भी जो है रुका हुआ था, वो गुरुजी को कुछ नहीं कह रहा था। उतने में कुशल एक अजीब सी आवाज में बोलता है गांव की भाषा में कि मुझे क्या यहाँ मार रहा हूँ, मारना तो यहाँ मार, एक ही सारी गलती है। मतलब वो बोलता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मारना है तो इसको मारो, सारी गलती जो है इसकी। तो गुरुजी पूछते हैं कौन है तू और किसकी गलती है, क्या गलती करी है। कुशल के अंदर जो आत्मा आई होती है वो अपनी कहानी बताती है कि मेरा नाम हीरा है और एक दिन मेरा भाई मेरे से पैसे मांगने के लिए मेरे घर पर आया था, तो मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया था। तो गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठाई और मेरी कमर पे मार दिया। मेरा बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया और 3 दिन तक मेरी बॉडी में जान रही, मैं ऐसे ही तड़पता रहा, खून बहता रहा और मेरे जहाँ पर कुल्हाड़ी मारी थी वहाँ पर जो घाव हुआ था वहाँ पर चींटियाँ आके जो है उस घाव में घुसती रही। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और 3 दिन बाद मैंने अपने जो है प्राण त्याग दिए वहीं पर ही। उसी समय मैंने सोच लिया कि मैं अपने भाई से बदला लूँगा, लेकिन उस जन्म में मैं बदला नहीं ले पाया। जैसे ही मेरे भाई की मृत्यु हुई उसने इस बच्चे के रूप में जन्म ले लिया और मैं तो बाहर आता भी नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जो बैठने की जगह थी वही हटा दी। तो गुरुजी उससे बोलते हैं कि देखो तुम्हारे साथ मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें इस बच्चे की क्या गलती है। जो भी करा वो पिछले जन्म की बातें हैं, भूलो इस बात को और इस बच्चे की जान बख्श दो। वो बोलता है नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। और जब इसने मेरे को मारा था उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं 28 साल का हुआ था। मैं भी इसको जब ये 28 साल का होगा और इसको लेकर जाऊंगा, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते ही कुशल बेहोश हो गया। ऋषभ कुशल की तरफ देखे, फिर पंडित जी की तरफ देखे, तो पंडित जी ऋषभ से बोलते हैं ये आत्मा काफ़ी ज़िद्दी है और ये जो इसने बोला है वो करने का पूरा पूरा प्रयास करेगी जो इसने सोच रखा है। तो कुशल की उम्र जब 28 साल होने वाली हो तो इसको लेकर आप मेरे पास ज़रूर आएँ, ताकि उस समय हम कुछ ऐसे प्रयास कर सकें जिससे कि हम कुशल की जान बचा सकें।
अभी फ़िलहाल कुशल की उम्र जो है 11 साल है और हम उम्मीद करते हैं कि जब वो 28 साल के हों तो उनके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये कहानी थी एक ऐसी आत्मा की जो अपना बदला लेने के लिए एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म तक उस व्यक्ति के पीछे पड़ी रही और आगे भी पता नहीं बदला लेती है या फिर वो बदला ले पाती है या नहीं ले पाती, वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।